तो एक चीज जैसे जब हम लोग ये बोर्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ये सब समझ रहे थे, तो एक टर्म आ रहा था ईएफ। तो हमने बोला कि ईएफ इज फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या है आज मैं ये बताऊंगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट, जैसे इन्होंने बात किया कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन मेटल। मेटल में जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा भी एनर्जी अगर उनको मिल जाए तो वो फ्री हो जाते हैं, और जब वो फ्री हो जाते हैं तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मान के उसको गैस का जो गैस इन कंटेनर का जो लॉ था वो ड्रूड और लॉरेंज ने लगाया था। तो उसको उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको हम लोग समझ रहे हैं। और अगर कोई कंटेनर में इलेक्ट्रॉन्स है तो वो गैस की तरह नहीं बिहेव करते, किस तरह बिहेव करते हैं उसको क्वांटम मैकेनिक्स से समझने का कोशिश करेंगे। सर, एक क्वेश्चन पूछना है। आपने हाँ अभी बोलो। बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सब मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो गैस की तरह मूव करने लगते हैं। हम्म, लेकिन अभी आपने बोला वो सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। क्यों रॉन्ग हो हम्म, जाती है सर? गैस की तरह तो वो मूव करेंगे क्योंकि वो एनर्जी देने पे एमिट हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। ओके तो ये सपोजिशन रॉन्ग क्यों हुई थी? ओके ओके, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एटम से फ्री होके घूमने लगते हैं तो उनको हम गैस की तरह क्यों नहीं मान सकते। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, जैसे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनपे उनको उनको उनमें कुछ एनर्जी होता है उसके टेम्परेचर की वजह से, और वो काइनेटिक एनर्जी है। और फिर जो परफेक्ट गैस का जो मॉडल है उसमें ये अज्यूम किया गया कि वो गैस आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है और वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो जो ड्रूड का मॉडल था उन्होंने ऐसे ही मान लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं तो हम इनको गैस मान लें। तो ये गलत कहाँ पे हो गया? गलत ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन पहले तो हम लोगों ने जैसे एक स्टैटिस्टिक्स देखा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बट गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जबकि फिर गैस के लिए ऐसा कुछ लॉ, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस से डिफरेंट है। फिर वो जब मूव करते हैं तो फिर उनका मूवमेंट, उनका उनका एनर्जी, वो एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्या सबका एनर्जी एक जैसे होगा वो। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो एजम्पशंस है गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पहली बात तो कोई चार्ज चार्ज नहीं है उसका, तो उसमें कोई रिपल्सन और इस तरह का इंटरेक्शन इग्नोर करना वहां पे आसान है, क्योंकि सिर्फ वो मास के बेसिस पे किया जा रहा है। और एटम का मास बहुत कम है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं। बट इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज भी होता है, वो आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे चार्ज की वजह से। एक तो मास की वजह से कोई पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जब चार्ज की वजह से इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रो जो चार्ज मतलब कोई भी दो चार्ज है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो दिस इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में बात किया गया है, शायद तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कहीं पे। तो ये अलग अलग जब फोर्सेस उसमें काम करते हैं तो सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इट इज नॉट करेक्ट टू एज्यूम इलेक्ट्रॉन्स एज ए गैस। लेकिन उन्होंने ऐसा एजम्पशंस किया तो कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन भी कर पाए, लेकिन बहुत सारा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, जब एक बॉक्स में अगर इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए तो उनका बिहेवियर कैसे होगा क्वांटम मैकेनिक्स के, और किस तरह से उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कैसे वो बिहेव करते हैं, इसको हम लोग आज समझेंगे। एंड इट विल क्लैरिफाई कि इनको हम लोग गैस की तरह सपोज करना ठीक नहीं था, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो गैस मॉलिक्यूल से डिफरेंट है।
सो आज हम लोग जब सीखेंगे ये, जैसे एक बताया कि पाउली क्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और ये इसका स्पिन हाफ होता है। तो क्वांटम फिनोमेना आर कमिंग इन द पिक्चर। और इलेक्ट्रॉन का, जैसे अगर तुम लोग से कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, तो उसका साइज निग्लिजिबल जैसे होता है, बहुत कम होता है, उसको हम लोग कोई स्पेस नहीं दे सकते। तो यही जैसे एटॉमिक मॉडल है, वहां पर भी ये बात आता है शुरू में, जैसे एटम कैसे होगा उसको समझने का जो प्रोसेस है। पहले लोगों ने बोला कि एटम तरबूज की तरह है, जैसे तरबूज में सीड्स होते हैं ऐसे जहां तहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर लेटर ऑन इट केम आउट कि इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तरबूज की तरह नहीं होता है। फिर पता चला कि न्यूक्लियस बीच में है। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें समझ में आई एंड इवेंचुअली नाउ इलेक्ट्रॉन इज लाइक एक, इलेक्ट्रॉन को ये भी नहीं बता सकते कि वो किस जगह पे होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से होता है कि उसका एक प्रोबेबिलिटी होता है। क्वांटम मैकेनिक्स यही कहता है कि जो अनसर्टेनिटी का बात कर रहे थे, वहां पे इनहेरेंट अनसर्टेनिटी है। इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। तो मैटर वेव आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताते हैं हर पार्टिकल का। तो वो सब चीजें इस तरह से आती हैं कि हम उनको इतना सिंपलिस्टिक तरीके से एज्यूम करने में कुछ कुछ चीजें गड़बड़ हो जाएगी। और अभी जैसे वन लाइन में समझे तो दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट देन गैस पार्टिकल्स एंड देयर बिहेवियर, जब माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर उनका देखा जाता है तो वो काफी डिफरेंट है। तो इस वजह से उसको ऐसे गैस की तरह मान लेना ठीक नहीं था। तो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वी लेट अस डिफाइन व्हाट इज फर्मी एनर्जी, जो ईएफ है। ओके, सो फर्मी एनर्जी क्या होता है? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है और वो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो एक एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही बैठ सकते हैं। क्यों? एक का स्पिन हाफ होगा, एक का स्पिन माइनस हाफ होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो दोनों का स्पिन अलग है, तो स्पिन क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट। दैट इज व्हाई दे कैन सिट इन द सेम एनर्जी लेवल। अदरवाइज अब तीसरा अगर यहाँ पे आया तो नहीं आ सकता। तो अगर हमारे पास मान लो जैसे इसमें दिखाया गया 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, तो ऐसे क्या होना चाहिए था अगर ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं होता? तो अगर एनर्जी सबका कम है तो 12 इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले लेवल में आ जाते। कितना भी हम टेम्परेचर लो रखे, कितना भी एनर्जी सिस्टम का लो हो, बट इलेक्ट्रॉन्स विल डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस। पहले 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें भर जाएंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा, इसके ऊपर वाले लेवल में जाएगा। तो दिस इज हाउ सिस्टम का जो एनर्जी है वो एक डिफरेंट तरह के सिस्टम में डिफरेंट तरह से डिस्प्ले हो रहा है। इट इज not similar to gas molecules have something like the classical particle। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की बात भी नहीं करता और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अभी बोल रहे हैं कि फर्मी एनर्जी का डिफिनीशन ये है, द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्युपाइड लेवल एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी एंड एनर्जी लेवल इज रिफर्ड एज फर्मी लेवल। तो ये सारे एनर्जी लेवल का कुछ कुछ एनर्जी है, नीचे से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, उसका एनर्जी बढ़ते जा रहा है। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब बिल्कुल टेम्परेचर एकदम 0 है, कोई उसका कुछ एनर्जी नहीं, 0 एनर्जी कहेंगे इसको, 0 पॉइंट एनर्जी। तो उस एनर्जी के टाइम पे क्या है, तभी भी इतने लेवल भरे हैं। और जो ये हाईएस्ट फील्ड लेवल, जैसे मान लो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस सिस्टम में इस लेवल का जो एनर्जी है यही फर्मी एनर्जी है। दिस एनर्जी, इसी एनर्जी को हम लोग EF बोल देंगे एंड दिस एनर्जी इज डिफाइंड एज फर्मी एनर्जी। इसको EF से डिनोट करते हैं। एक दूसरा डिफिनेशन बोल रहे हैं, द फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल फॉर व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इज 50% एट एनी टेम्परेचर। ये तो था 0 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कुछ भी है, तो वो एनर्जी लेवल जिसके ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, उस एनर्जी लेवल को फर्मी लेवल कहते हैं। और उस फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं। तो फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल का डिफिनीशन हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं
ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जो हम लोगों ने पहले स्लाइड में जब पिछली बार हम लोग ये देख रहे थे, एंड वी इवेंचुअली फाउंड आउट फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल फॉर अस। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं, ये क्या होता है ऐसे करके। तो इन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम आर इंडिस्टिंग्विशेबल, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एंड इट ओबेज पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। मतलब चारों क्वांटम, जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं होते, यही है। Unfilling the particles of the energy level. This is applicable for fermions. फर्मियंस क्या क्या होते हैं देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी फर्मियंस होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनका भी स्पिन हाफ होता है और ये भी फर्मियन होते हैं। तो हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इनटू फाइंडिंग आउट कि कैसे ये कुछ कंडक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन कर पाए। तो इन सबका हाफ इंटीजर स्पिन जिनका होता है उनको हम लोग फर्मियन कहते हैं। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो एफ ई आई है, ये बेसिकली ये बताता है कि कोई एनर्जी लेवल ई आई है। ई आई जिस एनर्जी लेवल का एनर्जी ई आई है, उस लेवल के ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन से मिलती है। और जो फर्मी फंक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी हाफ होता है। तो अगर तुम यहाँ पे ई आई की जगह पे ई एफ रख दो तो यू सी ई एफ माइनस ई एफ 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1/2। दिस मीन्स फर्मी लेवल वो लेवल है जिसके ऑक्युपाई होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। So this definition comes from this distribution function. EI is the energy level, EF is the Fermi energy, K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, and this is known as Fermi function. तो अभी हम लोग बेसिकली थोड़ा कुछ नॉमेनक्लेचर से फैमिलियर हो रहे हैं कि फर्मी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। तो इनके नाम से भी हमको फैमिलियर होना होगा क्योंकि वो सारे नाम बार बार आते हैं। फर्मी एनर्जी हम जान गए, और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल पे इसका वैल्यू हाफ होता है, ये चीज हम लोग जान गए। अब देखो ये एक वो दिखाया गया है, ग्राफ दिखाया है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है एनर्जी, दूसरे लेवल पे वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन क्या देता है? प्रोबेबिलिटी देता है कोई एनर्जी लेवल के ऑक्युपाई होने की। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किसी भी चीज की 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। 0 मतलब उसमें उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, 1 मतलब पूरी तरह से ऑक्युपाइड हो गया। तो जो फर्मी फंक्शन है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एनर्जी इज काइंड ऑफ टेम्परेचर, जब हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये EF जो है फर्मी एनर्जी है, और ये इसका वैल्यू हमेशा देखोगे ये यहाँ पे 0.5 है। यहाँ पे ये वाला जो है ये ऐसे जो सर्किट जा रहा है। एक तो ये है जब 0 केल्विन की जो डिफिनेशन दी थी, 0 केल्विन पे क्या होता है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो ऑक्युपाइड है उसको हम लोग बोलते हैं फर्मी लेवल। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये बेसिकली 0 केल्विन टेम्परेचर पे है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कैसे चेंज होगा? तो यहाँ पे जो दूसरा लाइन दिख रहा है ये बेसिकली वो दिखाता है कि 0 केल्विन नॉन जीरो टेम्परेचर पे ये ऐसे वेरी करेगा। लेकिन ये जो EF है इसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी। दिस इज हाउ वी डिफाइन this variation of Fermi function with temperature। तो ये हम लोगों ने ये इसको फर्मी फंक्शन बोलते हैं, और ये टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करता है। देन अब हम लोग नेक्स्ट चीज ये समझना चाह रहे हैं कि एक तो चीज अभी हम लोग फिर से यहाँ पे आए, पोस्टुलेट्स का बात करें
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन तक ठीक था। फिर इन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स माना। इसको हम लोगों ने समझ लिया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स नहीं चलेगा यहाँ पे, तो हमको समझ में आया कि इसके लिए फर्मी डिराक स्टैटिक्स है। फर्मी डिराक स्टैटिक्स के लिए फर्मी डिराक स्टैटिक्स सीखा, फिर उसमें फर्मी एनर्जी क्या होता है ये सीखा, और फर्मी एनर्जी टेम्परेचर के साथ एनर्जी के साथ कैसे वेरी करता है इसको देखा। अब दूसरा चीज हम लोग ये समझना चाह रहे हैं, जैसे ये फर्मियान है, इनका एनर्जी एक अलग तरीके से फिलअप होता है, इनका एनर्जी लेवल, ये पाउली's क्रिजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब ये क्वांटम फिनोमेना क्या है। जैसे हम लोगों ने पहले बोला कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग मान लें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं और उनको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से लगा के समझना चाह रहे थे। अब जब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अलग है, तो हमको फिर से समझना पड़ेगा एक कंटेनर में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं तो वो बिहेव कैसे करेंगे, उनकी एनर्जी कैसे चेंज होगी, और टेम्परेचर पे उसका क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे हमको पता था कि फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फॉलो करते हैं, तो बोला कि फ्री एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाफ kT होता है। ये हमको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस फ्री परफेक्ट गैस मॉडल से पता था। अब जब हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा कितना अगर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पे अभी क्वांटम फिनोमेना आएगा और हम लोग एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि जब किसी बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सिंपलिस्ट सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। जैसे जो भी हम लोग दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं अपनी आंखों से, वो सारी चीजें लगभग 3 डायमेंशनल है। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसे करके सारी चीजों में कुछ कुछ होता है। किसी का कुछ एक कम होता है तो हम उसको इग्नोर करके ऐसे बोले कि जैसे पेपर है, एक A4 शीट ले, तो उसमें तुमको 2 डायमेंशन दिखता है, बस उसका थिकनेस भी कुछ है, ऐसा नहीं उसका थिकनेस नहीं। लेकिन ये जो थिकनेस है इसको हम लोग कैसे समझें, और ये जो 3D है ऐसे कैसे समझें, इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक सिंपल एजम्पशन करते हैं कि एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। एक बॉक्स है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन कर सकता है, मतलब एक्स डायरेक्शन में वो सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकता है, ऐसे उसका है। अब हम लोग उसका एनर्जी अगर समझ लेंगे देन वी कैन डू सम एनालिसिस ऑन दैट। तो वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ कि ये यहाँ पे आते हैं, तो पार्टिकल इन ए बॉक्स। So a simple problem that demonstrates principle of quantum mechanics is the particle in box. Quantum mechanics जब हम लोग सीखना शुरू करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसको सीखने का यही है, हम एक पार्टिकल ले बॉक्स में और उसके बाद में हम उसकी चीजों को समझने की कोशिश करें। So this is the most simplest way to understand quantum phenomena. तो जैसे हम लोग जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स करते हैं तो किसी पार्टिकल का अगर हमको एनर्जी वगैरह निकालना होता है तो हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स से न्यूटन का लॉ लगाते हैं, या फिजिकल टू लगा के उसको उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे हमको पता चल जाता है फिर उसका वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत सारा चीजें निकाल पाते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन का जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं। उन्होंने बोला कि न्यूटन का जो लॉ था ये इनकम्प्लीट है, ये प्रॉपरली बता नहीं पाता है, या जो माइक्रोस्कोपिक चीज है, जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, वहां पे हम लोग न्यूटन का लॉ लगा नहीं पा रहे। तो वहां पे होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन उसका होता है, जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम कुछ करते हैं तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये पहले पता हो कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, और दूसरा श्रोडिंगर इक्वेशन का कोई प्रूफ नहीं है, मतलब उसको कहीं से डेराइव नहीं कर सकते क्लासिकल से,
वो उन्होंने कुछ कुछ एजम्पशंस करके शुरू किया समझना, और जैसे हम लोगों ने यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बोला, ऐसे ही उन्होंने कुछ कुछ चीजें मानी और उनको फिर आगे चल के प्रूव किया। बहुत दिन तक लोग मानते रहे कि क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ये ठीक नहीं है। जो न्यूटन के टाइम के लोग थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन आइंस्टीन भी बहुत दिन तक ये बोलते रहे कि ये थ्योरी कुछ अजीब सा है, समझ नहीं आ रहा, या इसमें कुछ गड़बड़ है, या ये कंप्लीट नहीं है, इस तरह की बात, मतलब उनके डाउट उस पर रहे। मैक्स प्लांक और कई सारे हाइजेनबर्ग और उस टाइम के जो फिजिसिस्ट थे, उन लोगों ने मिलके एक नया सेटअप डेवलप किया। उन्होंने बोला कि न्यूटन का ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, हमको एक नया थ्योरी चाहिए। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आया। श्रोडिंगर इक्वेशन से बोले, पहले तो ये बोला गया कि कोई भी हर चीज में कुछ कुछ अनसर्टेनिटी होता है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। उसने बोला कि और क्वांटम मैकेनिक्स काफी सारा चीजों को बताता है कि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर बताता है, वो डिटरमिनिस्टिक नेचर नहीं बताता, वो बहुत एग्जैक्ट बात नहीं बोलता, वो बोलता है कि इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। तो उसका एक वेव फंक्शन होता है, और जो वेव फंक्शन होता है वही एक्सप्लेन कर, उसी से हमको आइडिया मिलता है। लेकिन वेव फंक्शन कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसको हम लोग मेजर कर ले। वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है वो उसका पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी देता है। ऐसे कई सारा चीजें आती। तो कोई भी पार्टिकल का अगर हमको वेव फंक्शन पता है तो वहां से हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके उसका एनर्जी और बहुत सारा चीजें निकाल सकते हैं। अब हम लोग कोर्स में हम लोग इतना डिटेल में क्वांटम मैकेनिक्स ये सब चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट रिजल्ट जैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारे डेरिवेशन करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा होते जाएगा, और हम लोग को बहुत सारा चीजें पढ़ना है। सो वी जस्ट टेक सम डायरेक्ट रिजल्ट्स। तो इसमें क्या किया गया कि एक बॉक्स माना जिसका लेंथ ए है, मान लो एक कोई लेंथ ए का बॉक्स है, और उसमें उसका पोटेंशियल 0 है। आउटसाइड बॉक्स पोटेंशियल इनफाइनाइट, मतलब जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा। वन डायमेंशनल बॉक्स है, उसका लेंथ ए है, उसके अंदर कोई पार्टिकल है वो उसके अंदर ही रहेगा। तो जब वेव फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है, वैसे बोल दिया कि बाहर का पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, तो जो वेव फंक्शन होगा वो पार्टिकल के मतलब बॉक्स के अंदर ही रहेगा, पार्टिकल बॉक्स के बाहर वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो वेव फंक्शन मस्ट बी 0 आउटसाइड बॉक्स सिंस पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी इनफाइनाइट। तो ये रीजन दिया। फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को, जैसे एस ई लिखा है, एस ई मीन श्रोडिंगर इक्वेशन, पीआईवी मीन पार्टिकल इन बॉक्स। तो इसका जो सोल्यूशन निकाला गया, उन्होंने क्या किया कि श्रोडिंगर इक्वेशन में इसको रखा और इसको सॉल्व करने का कोशिश किया गया, तो एक ऑसिलेटिंग फंक्शन उसके सोल्यूशन में आया। तो बोला कि इट इज ए साइनसॉइडल सिंस द वेव फंक्शन मस्ट बी 0 एट द इंडर बॉक्स। जैसे साइन वेव होता है उस तरह से उसके अंदर बोले कि ये पार्टिकल का वेव फंक्शन दिखेगा। और ये जो है इसका वेव फंक्शन लिखा है, साई एक्स से वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। साई एक्स इज इक्वल टू √2/a, a इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, एंड साइन n πx/a, वहां पे n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे वेरी करेगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन सॉल्व किया गया, जैसे हम लोग न्यूटन के इक्वेशन सॉल्व करके कुछ रिजल्ट से पहुंचते हैं, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग वेव फंक्शन निकालते हैं। वेव फंक्शन पता चल गया तो फिर और भी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स की पता की जा सकती हैं, लेकिन वेव फंक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे नहीं है कि वेव फंक्शन को हम कहीं मेजर कर सके, लेकिन इनडायरेक्टली वेव फंक्शन बहुत सारा चीजें बताता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको साई एन स्क्वायर कर दे, साई मॉड साई एन स्क्वायर, तो वो प्रोबेबिलिटी दे देगा कि ये पार्टिकल के यहाँ पे पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देन फिर एनर्जी, हम लोग वहां पे एनर्जी ढूंढ रहे थे कि जब पार्टिकल क्वांटम वाला नेचर हम लोग बोल रहे हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट में नहीं मान रहे हैं, गैस की तरह नहीं मान रहे हैं, तो उसका एनर्जी कैसे बताएं।
तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आया, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर मींस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब एक और नया चीज आ गया क्वांटम मैकेनिक्स में, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे क्लासिकल में क्या था, किसी भी पार्टिकल का कुछ भी एनर्जी हो सकता है, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम लोग समझते हैं तो बोले कि एनर्जी क्वांटाइज, कि कुछ कंडीशन है वहां पे उतना ही एनर्जी होगा। जैसे हम लोग जब एटम का बात करते हैं तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब कहीं भी नहीं घूम रहा है, कि इलेक्ट्रॉन क्या मतलब उसका कुछ भी एनर्जी नहीं हो सकता, उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। अब ये ऑर्बिट फिक्स कैसे हुआ? पहले तो तरबूज वाला मॉडल बोल रहे थे, वहां तो ऑर्बिट था ही नहीं, फिर ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर बोला ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अगर कोई भी चीज लगातार घूमेगा तो उसका एनर्जी डाउन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन को फिर से जाके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इस तरह की डिबेट पहले भी हो रही थी। तो वहां पे एक बोहर का मॉडल आता है और वो बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी है जहां पे ऑर्बिट अलाउड है और वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे अगर समझेंगे तो ये समझ में आए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट तभी आता है, नहीं तो एनर्जी लेवल का कोई बात ही नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले सकता था तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट आया, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो गया। तो अभी बोला कि जो पार्टिकल है उसमें कुछ, जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो उसकी एनर्जी की कुछ वैल्यूज है, उतनी ही में ही एनर्जी ले सकता है, मतलब ऐसे ही कोई भी रैंडम एनर्जी नहीं ले सकता है। पहले क्या था, हाफ के टी करके एनर्जी दे रहे थे, जितना भी टेम्परेचर देंगे वो इतना एनर्जी होता जाएगा, बट के उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। यहाँ पे बोल रहे कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब और एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ बॉक्स। ये फॉर्मूला है एनर्जी के लेवल का। जैसे साई एन है ऐसे ई एन है। तो nth एनर्जी लेवल जो है उसका एनर्जी क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। तो ए क्या है, ए इज द लेंथ ऑफ बॉक्स जो हम लोगों ने शुरू में ही बोला था। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। एन इज द नंबर दैट कैन वेरी, एन 1 2 3, मतलब एनर्जी लेवल 1 2 3। अब हमको यह समझ में आ गया कि एनर्जी लेवल के हिसाब से मतलब जैसे अभी हमको कोई बोले कि एक बॉक्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका एनर्जी अगर हमको बताना हो, बॉक्स के बारे में पता है, बॉक्स का डायमेंशन और इलेक्ट्रॉन का मास तो हम जानते ही है, तो हम उसका एनर्जी भी बता पाएंगे। जैसे पहले उन्होंने उसको पार्टिकल इन बॉक्स को गैस माना और उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लगा के बोला हाफ के टी एनर्जी होगा। और जब हम लोगों को बोले कि ये नहीं चलेगा तो हमको एनर्जी पता करनी थी, तो हम लोगों ने क्वांटम फिनोमेना को समझने का कोशिश किया, एंड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन वी रीच टू द कंक्लूजन कि इसका एनर्जी ऐसे होता है। अब ये एनर्जी कैसे आता है हम लोग इसको डेराइव कर सकते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन में भी टाइम लगेगा। सो मैं जो है तुम लोगों के साथ एक नोटबुक जैसा शेयर किया था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे 15-17 पेज का कुछ मटेरियल था। तो वहां पे उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व भी किया है। यू कैन लुक इनटू लुक एट दैट एंड सी कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, बट इफ यू वांट टू परस्यू, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज और भी बहुत सारे वीडियोज वगैरह भी है, किताबें हैं, वहां पे इसको देखा जा सकता है। बट हम लोग के लिए इतना सफिशियंट है, तो हम लोग कई बार ऐसे करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। हम लोग को 40 लेक्चर में सारा सिलेबस पढ़ना है। तो तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तुमको इतना ज्यादा डिटेल में अभी जाने का जरूरत है भी नहीं कि तुम सारा डेरिवेशन करो। अगर हम लोग सारे डेरिवेशन करेंगे तो दिस कोर्स विल टेक अराउंड ए ईयर, तो इसलिए हम लोग इतने डेरिवेशन नहीं कर सकते। और हम लोग ऐसे मान लें जैसे वहां पे हाफ के टी वो बोल रहे थे, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर बॉक्स में बंद है तो उसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हम लोग यहाँ से क्वांटम फिजिक्स से ले रहे हैं। अभी 1 डायमेंशनल बॉक्स बोले थे, 1 डायमेंशनल बॉक्स तो प्रैक्टिस में नहीं होगा। अगर 3 डायमेंशनल बॉक्स है
तो ये एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगा, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये बोल रहा है each solution of particle in box Schrodinger equation represent a state of the system। जैसे एक psi n करके एक फंक्शन है, तो इसमें psi1 psi2 psi3 ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे। ऐसे एनर्जी का E1 E2 E3 होगा, जो n है यहाँ पे, n is varying, n means n varies from 1 to 3 to how many it is। तो ऐसे psi1 psi2 psi3 होगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल है जो एनर्जी लेवल 1 में है, तो E1 उसका एनर्जी हो गया, उसका वेव फंक्शन psi1 हो गया। ऐसे कोई दूसरे पे है तो E2 हो गया, psi2 हो गया। ऐसे हम लोग को एक एक सारे इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, सारे का वेव फंक्शन, सारे का एनर्जी पता चल गया। फिर हम लोग देखेंगे इसको कैसे क्या समझना है। अब तो ये बोल रहा है कि लोअर द स्टेट लोअर द एनर्जी, मतलब जितना n का वैल्यू कम है उतना एनर्जी कम है। तो n इज इक्वल टू 1 का एनर्जी सबसे कम है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ऐसे करके एनर्जी बढ़ते जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेज जो n इज इक्वल टू 1 है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो उसके ऊपर क्या होता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद जब उसका एनर्जी कम होता है तो फिर से पिछली एनर्जी में आ जाता है। तो ये जो लेवल ट्रांजिशन होता है उसमें भी बहुत कुछ होता है। जैसे हम लोग जो एनर्जी लेवल के बीच में गैप है वो एनर्जी इमिट करेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करेगा? फोटॉन के फॉर्म में इमिट करेगा। तो फोटॉन, अगर हमारी आंखें क्या है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ देख सकते हैं। जैसे जो विजिबल रेंज होता है, जो सन से जैसे जो लाइट आता है, तो सन का लाइट हमारी आंखों के लिए बेस्ट ऑप्टिमम है। ऐसा क्यों है? ये इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ, तो हमारी आंखें उसी तरह से इवॉल्व हुई जिसकी जरूरत थी। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे ही जरूरत था। तो नेचर अपने हिसाब से जरूरत की चीजों को इवॉल्व करता है। तो हमारी आंखें कुछ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ हम लोग की आंखें देख सकती है। जैसे जो बिल्ली है वो हमसे लोअर भी देख सकता है, इसलिए वो बिल्लियां अंधेरे में भी बहुत सारा, उनको बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ वो मूवमेंट कर सकती। सो इट डिपेंड्स अपॉन, हमारी आंखें एक तरह का रिसेप्टर है। ऐसे ही तो कुछ एनर्जी हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर हायर स्टेट से नीचे स्टेट में आता है तो एक फोटॉन इमिट करता है। वो फोटॉन अगर हमारी आंखों के लिए विजिबल होता है तो हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ऐसे जैसे एलईडीज है, और या ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें कुछ एनर्जी हम देख पाते हैं। ये लाल कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के एलईडी आते हैं। जैसे अभी हम लोग दिवाली में देखे, बहुत सारा बत्ती जलाया गया तो अलग अलग कलर के एलईडी आते हैं। तो वो जो कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशन हो रहे हैं, और वो फोटॉन जो इमिट हो रहे हैं वो फोटॉन हमारे विजिबल रेंज में है। ऐसे समझे तो हम लोग उसकी फिजिक्स समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बस ये समझना चाह रहे हैं कि जो n का नंबर है वो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना लेवल ऊपर होते जाएगा, और जो सबसे कम होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और उसका जो एनर्जी होगा वो ग्राउंड लेवल का एनर्जी होगा। ऐसे करके ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर क्या बोले? सम इंटरेस्टिंग फीचर्स अराइज फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स श्रोडिंगर इक्वेशन। So as the quantum number increases, so does the number of values for x for which particle in box wave function equals 0। तो जैसे बोला कि n का वैल्यू जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे ही जो वेव फंक्शन, यहाँ पे हम लोग शुरू में बोल रहे थे कि वेव फंक्शन पार्टिकल जो बॉक्स है उसके बाहर वेव फंक्शन 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स से बाहर जा नहीं सकता, और जो वेव फंक्शन है वही बताता है कि पार्टिकल के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जब वो बाहर जा ही नहीं सकता तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, तो वेव फंक्शन भी आउट ऑफ द बॉक्स वेव फंक्शन भी 0 होगा। तो उसी चीज को बोल रहे, जैसे n यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू बढ़ाते जाएं 2n पाई ऐसे करके करते जाएंगे, तो अगर वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे उस बॉक्स के अंदर तो नोड्स एंटी नोड्स जैसे बनते, जैसे स्टेशनरी वेव तुम लोगों ने पढ़े हैं, तो ऐसे पार्टिकल का कुछ लेंथ है तो ऐसे हो गया।
ग्राउंड लेवल फिर हो गया, तो ऐसे ऐसे करके उसमें वेव जैसे बनेगा। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन इफ इट इज नीडेड। फिर द PIV मतलब पार्टिकल इन बॉक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो a number of interesting characteristics, non-uniform probability reason to zero probability within box। तो बोला है कि ये बॉक्स के अंदर भी ये जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसा चीजें पता चल रहा है कि कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, तो कहीं कहीं पे प्रोबेबिलिटी कम है, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये सब क्लासिकल में नहीं था। क्लासिकल में क्या था, बॉक्स में पार्टिकल भरे हैं और वो उनका एनर्जी सेम भी हो सकता है, कुछ भी एनर्जी हो सकता है, और ऐसा कुछ कंस्टेंट नहीं था, कुछ क्वांटाइज एनर्जी नहीं था। ये सारे कंसेप्ट क्लासिकल में थे ही नहीं। लेकिन क्वांटम में ये सब नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं और वो कंसेप्ट बहुत चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और क्लासिकल में बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा क्लासिकल थ्योरी में कुछ कमी था और क्वांटम थ्योरी उससे बेटर है। अब जब बेटर है तो उसको हमको समझना भी पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट वेरी इजी, उसमें उसके समझने के लिए कुछ इसका थोड़ा ये फिलोसफिकल टाइप का थ्योरी है। तो जब हम समझेंगे तो उसके बेसिस में कहीं ना कहीं मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स समझने में थोड़ा सा हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, देन इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन नेचर इज बिहेविंग, नेचर में क्या हो जा रहा है कि छोटा छोटा चीजें जब उसका साइज हम चेंज कर दे रहे हैं, लाइक इफ वी चेंज सम गो टू सम माइक्रोन लेवल, नैनोमीटर लेवल पे जब चीजों को देखते हैं तो जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनके बिहेवियर में और छोटी चीजों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है। अब यही क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पा रहा है। जैसे नैनो साइंस, बहुत बार नाम सुना होगा, नैनो साइंस है, नैनो 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 चीजें सुनते हैं। तो नैनो क्या है? नैनो यही होता है कि जो मटेरियल हम लोग जानते हैं, देखते हैं, उनका बिहेवियर हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग गोल्ड देखते हैं, पीला होता है, बट जब हम गोल्ड के नैनो पार्टिकल बनाते हैं, मतलब बहुत छोटे साइज के, तो वो गुलाबी दिखते हैं। क्यों ऐसे हो गया? क्लासिकल मैकेनिक्स के पास उसका कोई आंसर नहीं। और ऐसे बहुत सारे फीचर, ऐसे बहुत सारे चीजें जो एकदम जब उनका साइज हम लोग एक पर्टिकुलर साइज रेंज से कम करते हैं, उनका बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के पास उसका कोई आंसर नहीं। तो इस वजह से हमको मानना पड़ता है कि जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ दूसरा फिजिक्स लगेगा। अब ऐसा फिजिक्स तो होना नहीं चाहिए कि छोटा हो तो कुछ और फिजिक्स लगे, बड़ा हो तो कुछ और फिजिक्स लगे। तो मतलब क्या हुआ, जो क्लासिकल क्वांटम है, क्लासिकल था कि उसने तब उतना डिवाइस हम लोग के पास नहीं था, उतना कुछ हम लोग जान नहीं पा रहे थे, तो जो माइक्रो लेवल पे जो फिजिक्स हो रही है उसकी आइडिया नहीं थी। थर्मोडायनेमिक्स भी अगर हम देखें तो एक मैक्रोस्कोपिक थ्योरी है, बड़े पे बात करता है, हीट इंजन ये सब चीजें आया, चीजें बदली एकदम से, लेकिन एट दैट टाइम पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, तो वी आस्क डीपर क्वेश्चन, और वो डीपर क्वेश्चन के जवाब क्लासिकल के मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में नहीं थे। सो वी डेवलप्ड न्यू थ्योरी एंड दिस इज हाउ वी इवॉल्व। तो ऐसे हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, जैसे हम लोग एक डायमेंशनल के लिए समझ लिए, एक डायमेंशनल होता तो ऐसे मुश्किल है। इट इज वाज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में है, 1 डायमेंशनल बॉक्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बस एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो वी सॉल्व इट, इट वाज इजी फॉर अस टू सॉल्व, बिकॉज फिजिक्स में बिना मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता। हमेशा एक बेसिस, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। इवन यू से बहुत सारे जगह मैथमेटिक्स आता है, क्योंकि तुम लोग को जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है और बहुत दिन से हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका मतलब यही है कि इट हैज सम इम्पोर्टेंस, इट हैज समथिंग टू टेल। जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करने में हमको बहुत बार ऐसे चीजों का, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का और इनका जरूरत पड़ता है। सो अगर 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, तो कैसे होगा? जैसे ये बोले, ये इन्होंने लिखा है 2 डायमेंशनल के लिए। 2 डायमेंशनल है तो उसमें 3 पैरामीटर, जैसे उसमें n था तो nx ny हो गया 2 डायमेंशनल, xy, देन दी फंक्शन nx, एंड दोनों वे फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे एनर्जी में क्या हुआ, h स्क्वायर अपॉन 8 में तो कॉमन था, n और a और b, मतलब उसके अगर 2 डायमेंशन है तो एक डायरेक्शन में a, उसका लेंथ एक a है और वेट b है,
तो ये 2 डायमेंशन के लिए nx स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपान b स्क्वायर ऐसे करके हो गया। अगर 3 डायमेंशन होगा तो इसमें थर्ड जुड़ जाएगा, हो जाएगा nz स्क्वायर अपान c स्क्वायर। अगर तीनों का सब क्यूब है, वो तीनों डायमेंशन सेम है, तो a b c तीनों सेम हो जाएंगे। और मतलब दिस इज हाउ वी कैन गो टू फ्रॉम 1 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन। ऐसे करके हम लोग 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जा सकते हैं और इसको एनर्जी का जो प्रॉब्लम था वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने, अब मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ, 12:14 हो रहा है। आई विल समराइज कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। एक तो हम लोगों ने सीखा कि फर्मी एनर्जी होता क्या है, फर्मी एनर्जी का डेफिनेशन सीखा, पाउली's क्यूजन प्रिंसिपल लगा के कैसे ये इस तरह से आता है, और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ऑक्युपाइड जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, उसी को फर्मी लेवल कहते हैं, उसकी एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, कोई अलग टेम्परेचर जीरो केल्विन तो हमेशा नहीं है, जीरो केल्विन एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जीरो केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सकता प्रैक्टिस में। और 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, दिस आर 2 डिफरेंट थिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि केल्विन और सेल्सियस में जो डिफरेंस है वो क्या है। और फिर ये 50% ऑक्यूपेशन होता है किसी भी टेम्परेचर पे इस लेवल का। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये लेवल है, यहाँ पे कैसे 50% वाली बात आती है। फिर देखा कि ये कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। और फिर हम लोगों ने ये बोला कि अगर पार्टिकल, हम लोग को समझ में आ गया फर्मी डिराक सिस्टम फॉलो होगा, तो फिर एनर्जी भी नहीं पता थी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में तो एनर्जी का कंसेप्ट हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी से ले लिया। यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स लगाया, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया, एंड वी रीच टू एन कंक्लूजन इफ ए पार्टिकल इन अ बॉक्स देन हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इट। आज के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे क्वांटम थ्योरी जो था, जिसने ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया, फिर वो क्या क्या एक्सप्लेन कर पाया और क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था, इस थ्योरी की जो कमी रह गई थी उसके लिए हम लोग बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की चीजों को एक्सप्लेन करने की स्थिति में पहुंचेंगे। अब आज के डिस्कशन में, मतलब मैंने पढ़ाया, आज जो भी पढ़ाया था उसके बाद समराइज किया। एंड नाउ इफ यू हैव एनीथिंग to ask, we have 2-3 minutes to take some questions, and then we will wind up today's class. Excuse me, sir. So, Sir, please explain the graph once again, sir. That graph about probability and energy level. probability and energy वाला जो ये ग्राफ है, ये बोलते हैं जो फर्मी फंक्शन है, फर्मी फंक्शन हमने पहले बोला कि ये प्रोबेबिलिटी है, कोई एनर्जी लेवल के ऑक्युपाई होने का प्रोबेबिलिटी फर्मी फंक्शन से मिलता है। और ये जो है, यहाँ पे हम लोग इस एक्सिस पे एनर्जी दे रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा, सबसे पहले देखो तो ये एनर्जी लेवल शुरू से भरना शुरू हो रहा है, फिर जितना जीरो टेम्परेचर पे जितना भरा उसको फर्मी एनर्जी डिफाइन करते हैं। फर्मी एनर्जी का डेफिनेशन देखा, तो यहाँ पे फिर अब ये फंक्शन है, इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। दिस फंक्शन एनर्जी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इस फंक्शन को ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा शुरू की जो स्टेट्स हैं वो ऑब्वियसली भरी होंगी, नीचे की स्टेट पहले भरती जाएंगी। ये जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके दिख रहा है, दिस इज ऑन 0 केल्विन टेम्परेचर। तो शुरू में क्या होगा, अगर कुछ टेम्परेचर किसी को नहीं दिया, सबका मिनिमम एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे के लेवल भरते जाएंगे। तो जो भरा है उसका फर्मी लेवल 1 होगा, तो ये 1 है। फर्मी एनर्जी तक आ गया, वही हाईएस्ट लेवल होता है 0 केल्विन पे। फिर आगे के सब खाली है, पीछे के सब भरे हैं, आगे के सब खाली। So this graph explains this thing. Then अगर टेम्परेचर 0 नहीं है तो क्या होगा, जब टेम्परेचर हम 0 नहीं, कुछ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे थे फर्मी लेवल से पहले लेवल में, वो जंप करके आगे के लेवल में चले गए। तो ये ग्राफ हो गया, दिस इज अनदर ग्राफ। बट दिस EF जो है, जहां पे फर्मी एनर्जी, वहां पे उस लेवल के ऑक्युपाई होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। और फिर जो है यहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन, जब टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले गए, तो ऊपर के लेवल बढ़ गए। यहीं से फिर और डिस्कशन शुरू होगा। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको, तो ये चीजें और क्लियर होंगी, कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, किसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इवेंचुअली थिंग्स विल गेट क्लियर। आई होप ये ग्राफ में जो समझाना चाह रहा था मुझे, वो तुमको समझ में आया।
Yes, sir. Thank you, sir. ओके सो इट्स नाउ 12:20 हमारा टाइम खत्म हो रहा है, शायद तुम लोग का और भी क्लास हो, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं एंड वी विल मीट नेक्स्ट क्लास।